स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक सर्किट्स देखेंगे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर ऑप एम्प जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं उससे रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सर्किट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इन कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे कि पहला एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग वो आप बस यहीं से समझ सकते हैं कि आप इनपुट किस टर्मिनल पे लगा रहे हो। ऑप एम्प के अंदर दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट हम लेते हैं। तो इनपुट एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर आपने पॉजिटिव की तरफ में इनपुट लगाया है और नेगेटिव वाले टर्मिनल को ग्राउंड किया है तो उसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका जब उल्टा कर देते हैं, आप इनपुट को नेगेटिव टर्मिनल पे लगा रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर रहे हैं, तो इसको हम इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बेसिकली इसको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्यों बोल रहे हैं वो आप इसकी आउटपुट वोल्टेज से डिसाइड कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टिंग के केस में जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो 1 प्लस R2/R1 आ रहा है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में कोई फेज शिफ्ट नहीं है, दोनों का साइन सेम है, बस एक एम्पलीट्यूड का फर्क आ रहा है, लेकिन फेज में कोई चेंज नहीं है। अगर आप साइन वेव दोगे तो यहाँ पे आपको साइन ही मिलने वाला है, कोई साइन का चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है माइनस टाइम्स R2/R1 Vin, मतलब जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होगी उसकी जस्ट नेगेटिव टाइम्स आएगा, इसलिए से हम इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने होंगे। तीसरा है हमारा समिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हम कई सारे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर, और हम देखेंगे कि ये सारे वोल्टेजेस सम होकर यहाँ पे आउटपुट पे हमें मिलेंगे। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है, देखिए अगर हमारा एक इनपुट होता तो हम लिखते हैं माइनस R2/R1 Vin। जैसे V1 के लिए लिखेंगे तो आएगा माइनस RF/R1 इंटू V1 माइनस RF/R2 इंटू V2। इस तरीके से सम होते चले जाएंगे। तो जो V0 आउटपुट वोल्टेज आएगा वो होगा माइनस RF, आप बाहर ले सकते हो, तो V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। उसी तरीके से ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें हमने कोई फीडबैक रजिस्टर नहीं लगाया है। यहाँ पर दोनों टर्मिनल पे हमने वोल्टेज दे रखी है V1 V2, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये कितना फैक्टर से ये इसको एम्पलीफिकेशन करेगा। ये हमारी बाइसिंग वोल्टेजेस हैं प्लस VCC और माइनस VCC। अगर हमारी पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज से ज्यादा होती है, V1 इज मोर देन V2, तब हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो VCC के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर उल्टा है, V0 जो V2 है नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज वो V1 से अगर ज्यादा है तो हमारा जो आउटपुट है वो माइनस VCC के बराबर आ जाएगा। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम नॉट गेट बनाने के लिए भी यूज करते हैं और बाकी सारे गेट्स में भी यूज किया जाता है। ये तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा R1 था उसकी जगह पे हमने लगा रखा है कैपेसिटर, R2 की जगह पे कोई रजिस्टर R है। इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं अपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमारा ग्राउंडेड है। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो होगा माइनस RC dVin/dt, मतलब ये इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करके आउटपुट हमें देता है। इनपुट पे अगर आप साइन दोगे तो वो हमें कॉस दे देगा, अगर आप ट्रायंगुलर वेव दोगे तो फिर उसको डिफरेंशिएट करके वो एक स्क्वायर वेव दे देगा, स्क्वायर वेव दोगे तो डेल्टा दे देगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कैपेसिटर यहाँ पे लगाते हैं और रजिस्टर यहाँ लगाते हैं तो इसे हम डिफरेंशिएटर कहते हैं। इसी का उल्टा अगर आप करेंगे, यहाँ रजिस्टर यहाँ कैपेसिटर, तो इसको फिर हम इंटीग्रेटर बोलते हैं। तो इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन होकर हमें आउटपुट में मिलता है, ये हमारी एक्सप्रेशन होती है। इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ चीज और डिस्कस करते हैं। इन वाले फिगर्स को मैं मिटा देता हूँ। देखिए, अगर हम इस डिफरेंशिएटर के आउटपुट वोल्टेज को कंसीडर करें तो हमारे पास V0 है माइनस RC dVin/dt। अब हम इस RC को अगर हम देखें, कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है वो हमारा 1/ωc होता है। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है इसकी वजह से जो 1/ωc आने वाला 1/ωc जो फैक्टर आएगा वो ओमेगा हमारा ऊपर आने वाला है। ओमेगा ऊपर आने का मतलब जो लो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो उसको तो पास कर देगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज को ये पास नहीं कर पाएगा। मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी चाहे तो ओमेगा के हिसाब से अगर मैं आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करना चाहता हूँ तो जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो आसानी से पास हो जाएंगी, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसीज हमारी पास नहीं हो पाएंगी।
और इसलिए इसको आप बोल सकते हैं लो पास फिल्टर, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, हाई को नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंशिएटर एक लो पास फिल्टर की तरह भी काम करता है। उसी तरीके से अगर आप इंटीग्रेटर की बात करेंगे तो यहां पर जब आप लिखोगे तो जो ओमेगा का फैक्टर है वो आपका नीचे आएगा, और इसीलिए ओमेगा जब नीचे आएगा तो लो फ्रीक्वेंसीज होने पर ये फैक्टर काफी ज्यादा हो जाएगा। आप ओमेगा अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये हमारी लो फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं करेगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा एक हाई पास फिल्टर की तरह काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करे, लो को पास ना करे। लो पास फिल्टर मतलब जो लो फ्रीक्वेंसीज को पास करे, हाई फ्रीक्वेंसीज को पास ना करे। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम और भी फिल्टर्स बनाते हैं, जैसे बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। जो सर्किट्स हमने पढ़े, अभी हमने पढ़ा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, समेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। उसी सीरीज में दो सर्किट्स और हैं, एक है लॉगरिथमिक एम्पलीफायर और दूसरा है एंटी लॉग। तो इसका सर्किट यहाँ पर हम लोग आर रेजिस्टेंस और यहाँ पर कोई डायोड लगा देते हैं। तो ये सर्किट एक लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। जो इनपुट वोल्टेज होगा उसका लॉग होके हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। तो वी आउट विल बी प्रोपोर्शनल टू लॉग वी इन। सिमिलरली एंटी लॉग के लिए इनकी पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमने देखा था। आर और कैपेसिटर्स को हम चेंज करते थे, अगर आर यहां लगाए कैपेसिटर यहां लगाते थे तो उसे हम इंटीग्रेटर बोल रहे थे। उसी तरीके से कैपेसिटर यहां पर और आर यहां पर, तो उसे हम डिफरेंशिएटर बोल रहे थे। तो लॉग और एंटी लॉग में भी ऐसा ही है। अगर डायोड हमारा यहां पर लगा हुआ है, एक फीडबैक की तरह काम कर रहा है, तो ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है। लेकिन अगर हम डायोड को यहां पर लगा दें, इनपुट वोल्टेज के साथ कनेक्ट करें, तब इसे हम एंटी लॉग बोलते हैं। तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो ई की पावर वीएन के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्वेश्चंस में कभी कभी डायरेक्टली आपसे पहचानने को बोल सकते हैं कि ये डायग्राम दिया हुआ है, ये किस एम्पलीफायर को, किस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करता है। या फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के नेट का लिया हुआ है। एक इनपुट स्क्वायर वेव है जिसका टाइम पीरियड टी है, उसको हमने इस ऑप एम्प सर्किट के अंदर एज ए इनपुट अप्लाई किया है। पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इन सब में से। अगर आप इस सर्किट को देख के पहचान सको कि ये किस तरीके का एम्पलीफायर है, तो आप आसानी से आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारा अगर कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है, रजिस्टर यहां लगा हुआ है, तो ये एक डिफरेंशिएटर होता है। इसका मतलब जो इनपुट वोल्टेज है उसका डिफरेंशिएशन करके हमें आउटपुट मिलने वाला है। अब इनपुट क्या है, स्क्वायर वेव, और स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो आपको एक डेल्टा फंक्शन मिलता है। तो देखिए इसका डेल्टा फंक्शन इस पॉइंट पर यहां पर डेल्टा है क्योंकि ये डाउनवर्ड था। सिमिलरली ये ऊपर है तो इसका ऊपर डेल्टा बन रहा है, इसका नीचे बनेगा, इसका फिर से ऊपर बनेगा। तो जैसे ही आपने सर्किट को पहचाना कि एक डिफरेंशिएटर है, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो इनपुट का डिफरेंशिएशन होकर मिलने वाला है। अगर यहाँ पे साइन वेव होती तो आप उसका कोसाइन वेव बना देते, यहाँ कोसाइन होता तो आप उसका साइन बना देते, यहाँ ट्रायंगल होता तो आप उसका स्क्वायर बना देते। तो एक सीक्वेंस याद रखें आप। सीक्वेंस ये है कि अगर स्क्वायर वेव है तो उसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, इंटीग्रेशन मैं साइन बना देता हूं या फिर लिख देता हूं, उसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ट्रायंगल मिलने वाला है, और ट्रायंगल का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो फिर आपको पैराबोला मिलने वाला है। और उससे पहले, स्क्वायर से पहले अगर आप देखोगे, उससे पहले आता है हमारा डेल्टा फंक्शन। तो सीक्वेंस कुछ ऐसे है, अगर डेल्टा का इंटीग्रेशन करते हैं तो स्क्वायर मिलता है, स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो ट्रायंगल मिलता है, और ट्रायंगल का इंटीग्रेशन करते हैं तो पैराबोला मिलता है। इसी सीक्वेंस को अगर हम रिवर्स करें, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, तो अगर हम पैराबोला से वापस ट्रायंगल की तरफ आना चाहेंगे तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। सिमिलरली ट्रायंगल से वापस आप स्क्वायर में आना चाहेंगे तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, और स्क्वायर से वापस डेल्टा में आना चाहेंगे तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखिए आपको दिया गया था स्क्वायर वेव, आपने पहचाना कि जो सर्किट हमें दिया गया है वो एक डिफरेंशिएटर है। तो स्क्वायर वेव का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको डेल्टा की तरफ लेके जाएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा।
अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, यहां पर मैं एक रजिस्टर लगा दूं और यहां पर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं, तो ये सेम सर्किट है, बस मैंने रजिस्टर और कैपेसिटर की लोकेशन चेंज की है। इसका मतलब अब ये कैसा है, अब ये डिफरेंशिएशन ना होके अब ये एक इंटीग्रेटर है, और इंटीग्रेटर के इनपुट पर आप एक स्क्वायर वेव लगा रहे हो। तो जब भी स्क्वायर वेव किसी इंटीग्रेटर से पास की जाती है तो हमें एक ट्रायंगुलर वेव मिलता है। तो इसका मतलब अब जो आपका आउटपुट आने वाला है वो एक ट्रायंगुलर वेव होगा, और आंसर आपका ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव भी है तो ये थोड़ा सा लाइन आप इसको यहां से हटा के इसको इस तरीके से कर दीजिए, तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल सर्किट को पहचान के, जैसे मैंने सारे सर्किट्स बनाए, आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या आउटपुट होने वाला है। आगे भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।